यूट्यूब चैनल सुपर 30 क्लासेज में अगले वीडियो में हमने राज्यों से रिलेटेड राज्यों को जाना था। आज हम कुछ राज्यों से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक पढ़ेंगे और जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है तट। आज हम पढ़ेंगे तटों के बारे में। तट इसको कहते हैं इंग्लिश में कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन तट क्या होता है? जैसे यदि हम किसी नदी, तालाब, समुद्र या किसी जलधारा के किनारे जाए तो उस किनारे पे जो स्थित स्थल होता है उसी स्थल को कहा जाता है तट। भारत में जैसे यदि हम भारत की बात करें, सपोज दैट जो तट होते हैं, जैसे भारत के इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है? हिंद महासागर, यहाँ पे है अरब सागर। इसका मतलब है यहाँ पे स्थित जो स्टेट होगा, यहाँ पे स्थित जो स्टेट होगा कहाँ पर पाया जाएगा? तट में पाया जाएगा, यानी समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे जितना ये भाग है और जितना ये भाग दिखाई दे रहा है वही क्या है? तटीय राज्य। कौन कौन से हैं? 9 राज्य हैं। 9 राज्य, भारत के 9 राज्य क्या है? समुद्री सीमा बनाते हैं। यस, भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। ये पूछा जाता है कौन कौन से है? उनका नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइए भारत के कौन से राज्य हैं या कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो कितने राज्य हैं? 9 है। जिसमें ये 9 राज्य हैं, कुछ राज्य इनमें से पश्चिम की दिशा में है, कुछ राज्य क्या है? पूर्व दिशा में। यानी जो समुद्री तट है इनको 2 भागों में बांटा गया है। जो ये तट है ये 2 भागों में बटा है, एक पश्चिमी एक पूर्वी। जो ये तट है
तट दो भागों में बट रहा है। एक है पश्चिमी पश्चिमी तट, इंग्लिश में कह सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट लाइन। दूसरा है पूर्वी तट, पूर्वी तट, इंग्लिश में कह सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट लाइन। जो पश्चिमी तट पे है कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पश्चिमी तट में 5 राज्य स्थित है। जो पूर्वी तट पे कितने राज्य स्थित हैं? 4। नौ राज्य हैं जिसमें से 5 राज्य पूर्वी तट में स्थित है और 4 राज्य पश्चिमी तट, 5 राज्य पश्चिमी तट में स्थित है और 4 राज्य पूर्वी तट में स्थित है। कौन कौन से हैं? तो इसको यहाँ से हम देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। ये कहाँ के तट हैं? पश्चिमी तट के हैं। कौन कौन से हो गया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, एक है गुजरात। ये 5 राज्य हैं जो कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी तट पे स्थित है। और 4 कहाँ पे हैं? पूर्वी तट में। कौन कौन से हैं पूर्वी तट में? यहाँ पे स्थित जितने भी राज्य होंगे पूर्वी तट में आएंगे। जैसे यहाँ से तमिलनाडु, ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश, एपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य हैं जो कि कहाँ पे है? पश्चिमी पूर्वी तट में है और 5 राज्य पश्चिमी तट में है। ये पूछा जाता है, बट जो ये तट है इन सभी तटों में ये पूछा जाता है कि भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्री सीमा बनाते हैं या तट पे स्थित है, तो बताइए इन 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा कौन बनाता है या सबसे ज़्यादा तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो तटीय राज्य है, तटीय राज्य का मतलब जिसका क्षेत्रफल समुद्र के साथ ज़्यादा हो, जैसे गुजरात, ये समुद्र के साथ ज़्यादा क्षेत्रफल शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा तटीय राज्य कौन होगा? गुजरात होगा। तो जो सबसे ज़्यादा होगा तटीय राज्य, सबसे ज़्यादा तटीय राज्य गुजरात, और सबसे कम तटीय राज्य कौन सा होगा? ये छोटा जो गोवा दिखाई दे रहा है, ये समुद्र से अपनी बॉर्डर जो है कम शेयर करता है, यहाँ पे देखिए, इसलिए गोवा सबसे कम समुद्र तटीय राज्य है। इनसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि जितने भी तट हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के तटों को अलग अलग नाम दिया गया है। 9 राज्यों में जितने भी राज्य समुद्र तट पर स्थित है सभी का अलग अलग नाम है। कौन सा नाम है? जैसे यहाँ से शुरू करें, गुजरात से,
जैसे गुजरात के तट को क्या कहते हैं? गुजरात का तट, गुजरात के तट को कहा गया है कंकरा बाग तट। इसको कहा गया है कंकरा बाग तट, या तो इसको दूसरे नाम से आते हैं कठिया बाग तट। गुजरात के तट को दो नामों से जाना जाता है, कंकरा बाग तट और कठिया बाग तट। बट ये कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात का जो तट है कहाँ से कहाँ तक है? ये है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है गुजरात से लेकर, गुजरात से कहाँ तक है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है? दमन। तो गुजरात से दमन तक, गुजरात से लेकर दमन तक का जो तट है उसी तट को कहा जाता है कंकरा बाग तट या कठिया बाग। जो महाराष्ट्र का तट है, महाराष्ट्र का तट, महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र के तट को कहा जाता है कोंकण तट, कोंकण तट। सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र का तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से देखिए ये महाराष्ट्र है, इसका मतलब कहाँ से है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे गोवा, यहाँ पे नहीं है गोवा, यहाँ पे ये है गोवा, यानी दमन से लेकर गोवा तक के तट को कहा जाता है महाराष्ट्र का तट। हो जाएगा दमन से गोवा, दमन से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कर्नाटक के तट, कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा है जब हमने भाषा का इतिहास फर्स्ट भाग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो कर्नाटक उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा। उसी से मिलकर इसका तट भी बना है कन्नड़ तट। इसको कहते हैं कन्नड़ तट। कर्नाटक में क्या है? बेंगलुरु है, इसलिए इसका एक और नाम है इसी से मिलता जुलता, उसको कहते हैं मैंगलोर तट, मैंगलोर तट। ये कहाँ से है? ये है गोवा से लेकर, कर्नाटक कहाँ है? गोवा से लेकर यहाँ तक, यानी गोवा से लेकर केरल तक। या केवल कर्नाटक का भी कह सकते हैं या गोवा से लेकर कर्नाटक तक। इसके बाद आएगा, यहाँ पे लिख दें, गोवा से केरल तक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। यहाँ पे जो केरल का तट है इसको क्या नाम दिया गया है? केरल तट। इसको क्या कहा गया है? तो केरल के तट को कहा गया है मालाबार तट, मालाबार तट। एक कोंकण तट, एक मालाबार तट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। केरल का तट को मालाबार तट कहते हैं। ये कहाँ से है? तो
ये केवल में ही है और कोई सीमाएं नहीं, तो केवल का तट को कहते हैं मालाबार। ये तो हो गया पश्चिमी राज्यों के तट के बारे में। इसी प्रकार पूर्वी जो राज्य हैं, जो समुद्र के किनारे पूर्वी में स्थित है राज्य, उनका भी नाम है। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जो ये पश्चिमी तट है इनको मुख्यतः 3 भागों में और बांटा गया है। कौन कौन से? एक भाग बांटा गया है उत्तरी तट, एक है मध्य तट और तीसरा है सबसे दक्षिणी तट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि जो भारत का पश्चिमी तट है उसमें जो उत्तरी तट है उसका नाम क्या है, या भारत के पश्चिमी तट का मध्य तट कौन सा है, या भारत के सबसे पूर्वी तट के सबसे दक्षिणी तट का क्या नाम है। तो जो सबसे उत्तरी तट है उसका नाम है, जो पश्चिमी तट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी जो तट है उसके सबसे उत्तरी तट को क्या कहते हैं। तो इसमें जो है जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट ये 3 भागों में बटा है। कौन कौन से? एक है उत्तरी तट, दूसरा है मध्य तट या माध्य तट, और तीसरा है दक्षिणी तट। तीसरा है दक्षिणी तट। उत्तरी तट कौन सा है? यहाँ से देख सकते हैं सबसे उत्तर में है गुजरात, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिला है। सबसे ज्यादा मान्यता मिला है महाराष्ट्र के तट को। इसका मतलब है महाराष्ट्र के तट को सबसे उत्तरी तट भी कहा जाता है। तो सबसे उत्तरी जो तट है कौन सा तट है? महाराष्ट्र का तट। महाराष्ट्र का तट का क्या नाम है? कोंकण तट। कोंकण तट। तो कोंकण तट को क्या जाता है? सबसे उत्तरी तट कहा जाता है। जो मध्य तट है, मध्य में क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक के तट को मध्य तट कहा जाता है। तो कर्नाटक का तट कौन सा है? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। सबसे दक्षिणी तट कौन है? जो सबसे दक्षिण में होगा कौन सा? केरल। तो केरल के तट को दक्षिणी तट कहा जाता है और केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। मालाबार तट। तो ये हमें जरूर याद रखना है कि जो पश्चिमी तट है उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है? सबसे उत्तरी तट है महाराष्ट्र का तट, उसको कहा जाता है कोंकण तट। मध्य के तट को कर्नाटक का तट यानी कन्नड़ तट। और सबसे दक्षिणी तट है केरल के तट को कहा जाता है, और केरल के तट का नाम है मालाबार तट। अब हम देखेंगे पश्चिमी तट के बारे में। पूर्वी तट। अब हम देखेंगे पूर्वी तट। पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्ट लाइन। इसका मतलब पूर्व में जो राज्य स्थित होंगे वही होगा पूर्वी तट। तो यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके तट को क्या कहते हैं? इसके तट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, जो
आंध्र प्रदेश है, इसके तट को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश का तट, इस तट को क्या नाम दिया गया है? इस तट को नाम दिया गया है उत्कल तट। उत्कल तट को उत्तरी सरकार, इसका नाम है उत्तरी सरकार। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उसके बाद जो उड़ीसा है, यहाँ पे उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल तट। क्या कहा जाता है? उत्कल तट। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल, इसके तट को कहा जाता है क्या? बंगाल तट। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या है? कोलकाता, उसके तट को क्या कहा जाता है? बंगाल तट। बंगाल में है तो बंगाल तट। तो ये था सभी तटों के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट, और दूसरा नाम है सबसे उत्तरी तट पश्चिमी का। और याद रखना है कर्नाटक के को, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट, और सबसे दक्षिणी तट किसका? पश्चिमी का। और हमें याद रखना है तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। बाकी सब यदि भूल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? कितने हैं? हमने अभी बताया था 9। तो ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब ये तो थे समुद्री तट। यहाँ पे यदि हम देखें, यहाँ पे क्या है? भारत का बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर? स्थलीय बॉर्डर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्थान है या अधिकार क्षेत्र है, इसी तट के इस तरफ नहीं है। इसका मतलब बस यही तक है भारत का अधिकार? नहीं, भारत का अधिकार समुद्रों में भी है। और जो भारत का अधिकार समुद्रों में है, उस समुद्री भाग को भी अधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि सबसे पहले जब 1982 की बात है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन में, तो उसमें कहा गया था कि जितने भी कंट्री हैं, सब कंट्री का समुद्र के किनारे अपना अधिकार होगा, उनका निश्चित क्षेत्र होगा, कितना अधिकार उस कंट्री को दिया जाएगा। उसी प्रकार भारत को भी अधिकार है कि भारत की समुद्री जो तट है, उस पर भारत के कुछ दूरी पे, समुद्र की कुछ दूरी पे भारत का अधिकार दिया गया है। और जो भारत में वो दूरी है, उस समुद्री तट को भारत ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? जैसे अनक्लास का मतलब ये कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है, जहाँ पे यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, सी का मतलब कॉन्फ्रेंस, एल का मतलब लॉ यानी नियम, आर मीन्स का, और एस का मतलब सी। हिंदी में क्या कह सकते हैं? समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कॉन्फ्रेंस बुला के बात की और सभी को ये बताया गया कि जितने भी कंट्री हैं, जिस समुद्र के किनारे स्थित है, उनका एक निश्चित अधिकार होगा कि उस समुद्र के किनारे उनका कितना अधिकार है, निश्चित अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार भारत को भी एक निश्चित अधिकार मिला है। और जो भारत में समुद्र तट का जो अधिकार है, जो सीमा है, उस सीमा को समुद्री सीमा कहा जाता है। और समुद्री सीमा को भारत ने 3 भागों में बांट करके अलग किया है। कौन कौन से हैं समुद्री सीमा? 3।
3 समुद्री सीमा है जो भारत का सीमा है समुद्री सीमा। कौन सी सीमा? समुद्री सीमा। समुद्री सीमा। समुद्री सीमा। ये 3 भागों में बटा है। एक है प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा इंग्लिश में कैसे है? टेरिटोरियल सी। दूसरा है अछिन्न, अछिन्न मंडल, या इसको कह सकते हैं संलग्न, संलग्न क्षेत्र। जो तीसरा है वो है आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रादेशिक सीमा, इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल सी। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल, इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिग्युअस जोन। ये जो आर्थिक क्षेत्र है इसको कह सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ। तो इन तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रादेशिक सीमा क्या होता है। प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा का मतलब प्रदेश से, इसका मतलब ये सीमा कहाँ होगा? प्रदेश के पास नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिग्युअस टेरिटोरियल सी। ये क्या होता है? जो भारत की प्रादेशिक सीमा है, ये यहाँ पे जो सीमा बना है यहाँ पे ये रखा गया है कि भारत के जो भी व्यक्ति हैं वो इस सीमा के अंदर आ सकते हैं, देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। यानी विदेश के लोग भी घूम सकते हैं, यानी जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे आके घूम सकते हैं और टहल सकते हैं। तो ये केवल उसी के लिए है, टहलने घूमने के लिए। जो मछुआरे हैं, मछुआरे भी यहाँ पे जाते हैं, मछली मारते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। ये अगर हम कहें दूरी कितना है, कितने क्षेत्र को, यानी जो स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल से कितनी दूरी को प्रादेशिक सीमा कहा गया है, तो 24 मील, 24 समुद्री मील को, 12 समुद्री मील को, जो 12 समुद्री मील है, समुद्री मील को कहते हैं समुद्री मील। इसको कहते हैं नॉटिकल मील भी कह सकते हैं, नॉटिकल मील। इसको समुद्री मील या नॉटिकल मील कहते हैं। 12 समुद्री मील दूर, कहाँ से? भारत के तटीय राज्य से, भारत के तटीय राज्य से 12 समुद्री मील दूर। कैसे दूरी नापी गई है? चूंकि जो भारत है, भारत के जो समुद्री राज्य हैं वो इस तरह तो नहीं होंगे जैसे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इसको हम बहुत जूम करके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसके नजदीक जाके देखेंगे, तो ये हमें कुछ इस प्रकार ऐसे कटा फटा ऐसे दिखाई देगा। तो कैसे यहाँ से नापें? तो यहाँ दूरी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी। इसीलिए उसको क्या किया गया है,
एक उसके लिए एक आधार बनाया गया है, ऐसे पटरी की सहायता से एक आधार ऐसे बना दिया गया है, वहीं से नापा गया है। इसके अंतर्गत जो ये दूरी आ रहा है, ये भारत का कहता है संलग्न जल क्षेत्र, इसको कहा जाता है भारत का संलग्न जल क्षेत्र। यहाँ से जो नापा गया है उसी को कहा जाता है समुद्री सीमा। तो यहाँ से 12 समुद्री मील दूर तक जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक सीमा। इस क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनके लिए कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति एंजॉय करने के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पे जा सकता है, कोई भी शुल्क नहीं लगता है। तो ये 12 समुद्री मील दूर है, कहाँ से? भारत के समुद्री तट राज्य से। जैसे ये समुद्री तट राज्य है तो यहाँ से कितना मील दूर? 12। जैसे बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ से समुद्री तट जहाँ पे है वहां से लेकर यहाँ तक का जो 12 समुद्री मील दूर है, इसी तट को कहा, इसी क्षेत्र को कहा जाता है क्या? प्रादेशिक सीमा कहा जाता है, प्रादेशिक सीमा। ठीक, इस प्रादेशिक सीमा के बारे में बस इतना ही है। दूसरा आएगा हमारा क्या? संलग्न क्षेत्र। इसी से लगा हुआ दूसरा क्षेत्र, इसी को कहा जाता है संलग्न, यानी इसी क्षेत्र से क्या हुआ? लगा हुआ। समुद्री मील अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समुद्री मील क्या होता है? 12 समुद्री मील दूर है, जहाँ पे एक समुद्री मील जो दूर होता है, एक समुद्री मील जो होता है वो कितने के बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील के। एक समुद्री मील कितने बराबर होता है? 1.8 मील के। मील क्या होता है? तो मील क्या है? दूरी की इकाई है भरी, और एक मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 1.6 किलोमीटर होता है एक मील में। अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि 12 समुद्री मील में कितना किलोमीटर होगा। क्या करेंगे? 12 में 18 16 से 1.6 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा क्या? किलोमीटर में। ये है क्या? समुद्री मील में। तो अब हम देखेंगे दूसरा, जो इसी से लगा हुआ उसी को कहते हैं संलग्न। दूसरा क्या है बताओ? संलग्न। संलग्न क्षेत्र दूसरा है। दूसरा क्या है बताओ? संलग्न क्षेत्र। दूसरा जो है वो है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। ये जो है इसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्रू जोन। ये जो है ये कितना मील दूर है? ये है इस समुद्री प्रादेशिक सीमा से 12 मील दूर, यानी 12 मील ये हो गया और 12 मील और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। तो जो संलग्न क्षेत्र है ये कितनी दूरी पे है? 24 समुद्री मील दूर। कहाँ से? भारत के तट से। ये समुद्री मील ये संलग्न क्षेत्र क्या होता है, क्यों इसको डिवाइड किया गया है? ये जो संलग्न क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में टैक्स लगता है, कोई व्यक्ति यहाँ पे जा नहीं सकता। जाने के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा? परमिशन सरकार से। और जो यहाँ पे आएगा उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जो पर्यटक आते हैं उनको भी देना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे कोई सपोज दैट कोई जहाज है, कहीं से आ रहा है, वो विश्राम करना चाहता है, तो जब इस तट पे उतरेगा तो इस तट पे भारत सरकार के द्वारा उसको शुल्क लगेगा। जितना भारत सरकार का शुल्क होगा उतना उस शुल्क को देना पड़ेगा। कहाँ पे? यदि वो संलग्न क्षेत्र में आता है तो ये कितना मील दूर है समुद्री तट से? भारत के तट से, राज्यों के तट से 24 समुद्री मील दूर। जैसे यहाँ से 24
यहाँ से 12 है तो 12 को कर देंगे कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये, इसी को कहते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे कोई जहाज विदेशी जहाज उतरेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो ही है ये संलग्न क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र का नाम है क्या है, आर्थिक जोन, आर्थिक क्षेत्र। तीसरा क्या आता हो, आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आर्थिक क्षेत्र है। जो तीसरा क्षेत्र है ये क्या है, आर्थिक क्षेत्र है। इसकी जो दूरी है बहुत ज्यादा है, यानी भारत के समुद्री तट से 200 मील दूर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको संक्षेप में EEZ कहा जाता है। पूछा जाता है कभी कभी EEZ क्या है, तो क्या है, आर्थिक क्षेत्र। ये होता क्या है, ये जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक का मतलब पैसे से संबंधित, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, पैसे से संबंधित कोई चीज होता होगा। जैसे यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, पेट्रोल, कोयला, अयस्क आदि की क्या होता है, तीसरा है आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, संक्षेप में कहा जाता है EEZ। ये भारत के समुद्री तट से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जो है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर सपोज दैट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या सा तट है, ये है आर्थिक क्षेत्र। ये क्या है, यही है आर्थिक क्षेत्र, EEZ कहा जाता है। आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, जैसे जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है इसी आर्थिक क्षेत्र में होता है। जैसे खोज होती है यहाँ पे कोयला, पेट्रोल, कच्चा तेल आदि की खोज होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो तेल होते हैं, अयस्क, कोयला या संसाधन जो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तेल, पेट्रोलियम भी कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है। तो इससे जब भारत को ज़्यादा लाभ होता है, यानी पैसे के मामले में उनको लाभ होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र कहा गया है, यानी आर्थिक यानी पैसों से संबंधित। तो यहाँ पे भारत को बहुत से लाभ पहुँचाते हैं ये क्षेत्र, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है आर्थिक क्षेत्र। और ये कहाँ से है, कहाँ तक है, भारत के समुद्री तट से 200 मील दूर जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को कहा जाता है आर्थिक क्षेत्र। और यहाँ पे किसी के आने की अनुमति नहीं होती। और अगर हम कहें 200 से आगे जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है, तो भारत का जो समुद्री तट है, समुद्री सीमा है 3 ही है, 3 हो गया, तो चौथा है नहीं, यानी 200 समुद्री मील से जो दूर है वो उस पे किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं, यानी सब पे समान अधिकार है। वहाँ पे क्या है, उच्च सागर है, केवल सागर है, और सागर का अधिकार सभी देशों का समान रूप से है, किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। तो केवल 200 समुद्री मील तक ही भारत का समुद्रों पे अधिकार पाया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो भारत का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जलमार्ग हैं, यहाँ पे कई जलमार्ग पाए जाते हैं। उस जलमार्ग को क्या कहा जाता है,
उस जलमार्ग को कहा जाता है चैनल। उस जलमार्ग को कहा जाता है चैनल। चैनल क्या होता है बताएंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पे कुछ खाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यानी और क्या पढ़ना है खाड़ियों की। तो चैनल और खाड़ी इनके बारे में पढ़ना, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करके बताएंगे, 0 लेवल से हाई लेवल तक, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।